For you. Let's start history class. You know, medieval India is going on. Under this medieval India, Delhi Sultanate is going on. In Delhi Sultanate, we are studying this time third dynasty known as Tughlaq dynasty. In Tughlaq dynasty, we are on third Sultan. That is, we have to start फिरोज शाह तुगलक. तो फिरोज शाह तुगलक के बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं. उसके बाद नासरुद्दीन आएगा, फिर उसके बाद सैयद वंश में 4 जनाब आएंगे, फिर उसका लोधी आएगा और आज हम फिनिशिंग की ओर होंगे. लेट्स स्टार्ट. जरा मैं हेडिंग डाल दूं. तो आज 11 अगस्त है और जीएस फाउंडेशन की क्लास इंडियन मिडाइवल हिस्ट्री. टॉपिक दिल्ली सुल्तनत. हम और आप सब जानते हैं 1206 से 1526 है. इसमें हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सब टॉपिक जिसका नाम है तुगलक डायनेस्टी. और तुगलक डायनेस्टी का टाइम है 1320 से 1414. और इसमें हमारा जो है पढ़ेंगे हम जो थर्ड सुल्तान है फिरोज शाह तुगलक. फिरोज शाह तुगलक जिसका समय 1351 से 1388 है. इसे ही हम लोग पढ़ने जा रहे हैं. राज्याभिषेक थट्टा सिंध. एकमात्र निर्वाचित सुल्तान. चलिए तो बेटा मालूम ही है क्या पढ़ने जा रहे हैं. तुगलक डायनेस्टी, उसमें फिरोज शाह तुगलक तीसरे नंबर का है जिसका समय ये है लगभग 37 वर्ष 38 वर्ष. थट्टा सिंध में राज्याभिषेक हुआ, एकमात्र निर्वाचित था. देयर वर ए सिंगल इलेक्टेड सुल्तान ऑफ दिल्ली सल्तनत. चलिए बात को अब आगे बढ़ाते हैं. फिरोज शाह तुगलक अपने भाइयों की तमाम नीतियों को, जिसकी वजह से आवाम और सल्तनत के बीच एक अनट्रस्ट का माहौल बना और विश्वास का माहौल बना, उसे समाप्त कर दिया. इस पॉलिसी को टोटल फ्लिप्ड और नई पॉलिसीज, लोक लुभावना पॉलिसीज, रोजगार बढ़ाने वाली पॉलिसीज, फेथ क्रिएटिंग पॉलिसीज, इंगेज टू पीपल, ये सब पॉलिसीज लाया जिसकी वजह से रीफेथ क्रिएट हुआ. यहां तक कि अलाउद्दीन के समय के जो बाजार नियंत्रण व्यवस्था थी उसको भी फिर से री इंट्रोड्यूस किया. उतना सक्सेस नहीं रहा पर काम चल गया. तो ये सारे काम फिरोज शाह तुगलक ने किया. इतिहास के पन्नों में फिरोज शाह तुगलक का संदर्भ जो आता है वह
एक बेनवोलेंट किंग की तरह आता है, एक बेनवोलेंट सुल्तान की तरह आता है, यानी कि बहुत ही दानी तो नहीं पर जनता के हित के लिए काम करने पर तत्पर रहता था। ये हम संदर्भ दिखाएंगे। करीब 20 से 25 क्वेश्चन इसके बड़े ही अच्छे हैं। पहले हम इसके जीवन की पर्सनल बातों पर ध्यान दें, जहां से सवाल बनते हैं। अटेंशन ले लीजिए प्लीज आप लोग। पर्सनल बातों का संदर्भ पहला, यह मोहम्मद बिन तुगलक का चचेरा छोटा भाई था। मोहम्मद बिन तुगलक यानी जूना खां, पहला पॉइंट। दूसरा, एकमात्र दिल्ली सल्तनत का निर्वाचित सुल्तान, इलेक्टेड सुल्तान। दो, सिंध यानी थट्टा की आवाम और जो सैनिक और राज और जो मुल्ला वर्ग थे सब मिल करके इसे निर्वाचित किए। ठीक है, मुल्ला वर्ग ने पूरा समर्थन दिया इसको, इसको निर्वाचित किया। तो इसके ऊपर एक था कि हम मुल्लाओं की तरह कुछ काम करें, जैसे औरंगजेब के लिए भविष्य में हम देखेंगे मुगल में, क्योंकि उसको भी मुल्लाओं का समर्थन पूरा प्राप्त था। चलिए अब हम बात आगे करें। अगला पॉइंट, पर्सनल लेवल पे आ जाएं तो फिरोज शाह तुगलक ने अपनी आत्मकथा स्वयं लिखी उर्दू जबान में। He wrote himself his autobiography। his नहीं भी लगाएंगे तो जब ऑटोबायोग्राफी कहते तो ऑटो का मतलब हो गया खुद का, ग्राफी। इसकी आत्मकथा का नाम था फतुहाते फिरोज शाही। फतुहाते का अर्थ है क्या? आत्मकथा। ठीक है, ऑटोबायोग्राफी। तो फतुहाते फिरोज शाही, दिस बुक रिटेन बाय हिमसेल्फ। क्लियर? तो याद रखिए, एक तो हो गया। भाषा उर्दू थी, ठीक है। तो किस सुल्तान ने, दिल्ली सल्तनत का किस सुल्तान ने अपनी आत्मकथा लिखी फतुहाते फिरोज शाही के नाम से? फिरोज शाह तुगलक। एक पॉइंट क्लियर। अब दूसरे पॉइंट पर आए। चूंकि पुस्तक की बात शुरू हो गई तो हम क्यों ना दो किताबों की बात और कर दें। इसके दरबार में जो इतिहासकार था जियाउद्दीन बर्नी था, शम्से सिराज अफीफी भी था। जियाउद्दीन बर्नी ने फिरोज शाह तुगलक के समय का इतिहास लिखा, ठीक है, और नाम रखा तारीख ए फिरोज शाही। तारीख का अर्थ उर्दू की जबान में इतिहास होता है, हिस्ट्री। तो फिरोज शाह का इतिहास, तारीख है फिरोज शाही, रिटेन बाय हिज कोर्ट हिस्टोरियन जियाउद्दीन बर्नी। पॉइंट क्लियर। शम्से सिराज अफीफी ने भी एक किताब बिल्कुल इसी नाम से इसी के समय में लिखा था। तो तारीख है फिरोज शाही, अदर वन बुक written by Samshe Siraz Afifi. In the same time, he was also court historian. So there are two books, same name, two different books, but the period is same. The writer is both different. It is very good question. When the questions come in front of you, it is generally basically for your standards, Tariq Firoz Shahi, Jiauddin Barni. But somewhere Jiauddin Barni is not in option, then he want to ask the another book. Then you have to be tick up or match the table, शम्से सिराज अफीफी। तीन किताब का हमने जिक्र किया। किताबों से आप पल्ला झाड़ लीजिए फिरोज शाह तुगलक के समय का। अब आइए फिरोज शाह तुगलक के लिए देखते हैं कि क्या क्या उसके लिए इंपॉर्टेंस था। अब उसे चूंकि मुल्लाओं को भी खुश करना था, तो मुल्लाओं को खुश करने के ख्याल से इसने एक काम किया। क्या? इसने अब ब्राह्मण जो अब तक अनटच्ड थे, स्पेशल रिगार्ड्स था, जिनसे जजिया टैक्स नहीं लिया जाता था, छूट प्राप्त थी, विशेष वर्ग में सम्मिलित थे, अब ब्राह्मणों पर भी जजिया टैक्स फिरोज शाह तुगलक ने लगाए। पॉइंट क्लियर। हु इम्पोज जजिया टैक्स ऑन ब्राह्मण ऑल्सो? फिरोज शाह तुगलक। जजिया इनिशिएटेड
फर्स्ट टाइम collected by मोहम्मद बिन कासिम इन सिंध 712। 712 में सिंध पर जब मोहम्मद बिन कासिम ने आक्रमण किया तो जजिया जबरदस्ती वसूला, बट इट वॉज नॉट गो थ्रू द इंप्लीमेंटेशन, जस्ट कलेक्ट एंड कम। बट वेन द आस्क भारत में जजिया की शुरुआत किसने की, जजिया टैक्स को अधिरोपित किसने किया, हु इम्पोज्ड द जजिया, योर आंसर विल बी Shamsuddin Iltutmish, the actual founder of Delhi Sultanate. Who imposed jizya on Brahmin? फिरोज शाह तुगलक। पॉइंट क्लियर, ये ध्यान में रखना है और हॉट क्वेश्चन है। नेक्स्ट, अब सवाल है कि जजिया की बात हो गई, टैक्स की बात हुई, चूंकि अब टैक्स पे आ गए तो एक पॉइंट और, जो बहुत सारे टैक्सेस चले आ रहे थे, हाँ बेटा, जो बहुत सारे टैक्सेस चले आ रहे थे, इवन अलाउद्दीन के घरी कर, चराई कर, हाउस टैक्स, ग्रेजिंग टैक्स, ऐसे बहुत सारे टैक्स हो गए। इसने आवाम को राहत देने के लिए सभी प्रकार के टैक्स को खत्म कर दिया, शिवाय 4 को बनाए रखा और 5वां एक टैक्स ऐड कर दिया। 4 हैव टू मेंटेन, 5th एडेड, रेस्ट ऑफ टैक्सेस एग्जेम्प्टेड। जीएसटी लेके आ गया। ऐसे आपको समझना है। तुलनात्मक देखें तो एमबीटी मनमोहन सिंह और फिरोज शाह तुगलक नरेंद्र मोदी जी, तो ये कहीं ना कहीं मिलता है। डिटेल हम यहां नहीं कर सकते, तो पूरी फिलॉसफी आपके सामने में जो है पिक्चराइज हो जाएगी। अब आइए, अब देखते हैं क्या किया। 4 टैक्स कौन था जो बनाए रखा, हम और आप जान चुके हैं जब इल्तुतमिश को पढ़ाए थे, गुलाम वंश खत्म किए थे। ज से जजिया मेंटेन रहा, ज से जकात, धार्मिक कर जो था मुसलमानों से लिया जाता, ख से खुम्स जो लूट के माल में सरकारी हिस्सा था, ख से खराज, भुरासब जो लैंड रेवेन्यू था। ये 4 मेंटेन किया, 5वां ऐड कर दिया, सिंचाई कर, इरिगेशन टैक्स एडेड। व्हाट, जो कोई किसान सरकारी नहर से अपने खेत की फसलों की सिंचाई के लिए पानी लेगा, उस खेत के फसल के कुल उत्पादन का एक निश्चित भाग सिंचाई कर के रूप में गवर्नमेंट को देगा। अगर मुसलमान कृषक है तो वो 5% देगा अपनी उपज का, और अगर गैर मुसलमान, जिसमें अन्य धर्म आ गए, कृषक है तो अपनी उपज का 10% देगा। 50% जनरल टैक्स और इरिगेशन का 10%, 60% उनके खाते में। एक्सप्लॉयटेशन की हद होती है, और इतनी विभिन्नताएं हिंदू मुसलमानों के तर्ज पर यह काम कर रहे थे। तो हमें इतिहास से सबक लेना चाहिए, पर उसके सुधार के लिए प्रयास करना चाहिए, बदले की भावना से बिल्कुल नहीं। रिवेंज कभी नहीं, पर रिफॉर्म्स हमेशा चलना चाहिए। अब आइए, तो इस सिंचाई कर को उर्दू की जबान में कहते हैं उस्र। तो उस्र द 5th टैक्स एडेड बाय फिरोज शाह तुगलक। एंड क्वेश्चन, कितने करों को लगाए रखा, बाकी को हटा दिया? फिरोज शाह तुगलक ने 5 को लगाए रखा, यानी 4 को मेंटेन किया, 5वां ऐड किया, यानी 5 को लगाए रखा, बाकी एग्जेम्प्टेड। अलाउद्दीन के हाउस टैक्स और ग्रेजिंग टैक्स को किसने समाप्त किया? फिरोज शाह तुगलक ने समाप्त किया। वह कौन सा दिल्ली सल्तनत का सुल्तान था जिसने तमाम टैक्स को खत्म करके सिवाय 5 को बनाए रखा? फिरोज शाह। तो टैक्स रिलेटेड इसकी बातें समाप्त, ठीक है ना। अब आइए, अब देखता है लोगों के इनकम कैसे बढ़े। तो देखिए, अभी सिंचाई की बात की और कृषि के लिए उसने काम किया, सोचा। तो क्या किया इसने? कृषि के डेवलपमेंट के ख्याल से
एक प्लान किया और उस टाइम अपने राज्य के भीतर 4 बड़े नहरों का निर्माण किया। 4 इरिगेशनल कैनाल्स कंस्ट्रक्टेड बाय फिरोज शाह तुगलक। एग्जाम्पल, ये जो अपर यमुना नहर है जिसे आज कहते हैं, that was actually considerational point of views throughout, yet surviving time to time renovation by the British government, जिसे आप कहते हैं हिशार ए फिरोजा। ये नहर इसी ने बनवाया। इसके अलावा जो अपर गंगा नहर है वो भी इसी का बनाया हुआ है। तो ऐसे 4 नहरों का निर्माण किया। पहला पॉइंट क्लियर। तो नहरों का निर्माण किसने किया? ये। अब आइए, नहर के बाद कृषि में ही है तो समझिए। अब इसने क्या किया एग्रीकल्चर के संदर्भ में? अब एक लोगों के मदद के लिए हमेशा तैयारी के ख्याल से जो लोग हैं स्टार्टअप वाले, जैसे सब्सिडी आज गवर्नमेंट देती है ना, तो वो फ्री देता था 100%। जैसे आज मिस्टर मोदी की सरकार, यानी हमारी सरकार, यानी हमारा देश, हमारा राज्य भारत के नागरिक जो अभी असमर्थ हैं कोरोना में, ऐसे 70-80 करोड़ लोगों को 5 किलो 7 किलो अनाज दे रही है, दाल दे रहा है। जहाँ तक संभव है कोशिश की जा रही है, हालांकि कोशिश और करनी चाहिए। वो दे रहे हैं ना फ्री में अनाज वगैरह, खाना पीना, कुक्ड फूड वगैरह, वो सब्सिडी 100% हो गया। तो ये सब काम शुरू किया। तो याद रखिएगा, तो इस सब के लिए उसने एक दान विभाग की स्थापना की, जिस विभाग के माध्यम से आवाम को, जो नीडी लोग हैं, उनको दान पुण्य किया जाएगा। ठीक है ना? तो याद रखिएगा, दान पुण्य विभाग की स्थापना किसने की? फिरोज शाह तुगलक ने की। अब दान को उर्दू में क्या कहते हैं? खैरात। खैरात बांटना, दान करना। तो खैरात, दीवान ए खैरात की स्थापना किसने की? फिरोज शाह तुगलक ने की। ये भी पॉइंट को जाने दीजिए, दीवान ए खैरात। चलिए अब आइए, उसे कृषि के क्षेत्र में अब देखा कि कृषि का उत्थान तो होगा, इरिगेशन है, ये है, वो है। अब प्लांटेशन ऑफ एग्रीकल्चर, प्लांटेशन ऑफ ऑर्चार्ड, फलों के बाग बगीचे लगाए जाए। इस ख्याल से इसने दिल्ली और उसके आसपास के क्षेत्रों में 1200 से ज्यादा फलों के बाग लगाए। हमने 1200 से ज्यादा कहा, क्यों? क्योंकि 1200 प्लस इसके बाग थे, प्लस अलाउद्दीन के समय में लगाए गए जो ऐसे 30 बाग थे, उसको भी रिप्लांटेशन किया, उसको भी रिप्लांटेशन किया। तो फिरोज शाह तुगलक ने दिल्ली और उसके आसपास के क्षेत्रों में 1200 से ज्यादा फलों के बगीचे लगाए, और फल इतने सस्ते हो गए, दिल्ली में अंगूर वगैरह अदर जो चीजें होती। ये हॉट क्वेश्चन है। चलिए ये भी हो गया। अब आइए, दीवाने खैरात हो गया। अब देखते हैं, अब उसे लगा कि छोटे मूल्य के हमें करेंसीज निकालने चाहिए, क्योंकि बड़ी करेंसीज जो है सब लोग के पास है नहीं, और परचेजिंग पावर कम हो गई थी। तो इसने क्या किया, छोटे मूल्य के 2 सिक्के इंट्रोड्यूस किए, अद्धी और बिक। अद्धी मतलब आधा रुपया, यानी आधा टंका, और बिक का मतलब वेरी स्मॉलेस्ट वैल्यू, स्मॉलेस्ट वैल्यू करेंसी, क्वाइंस। तो अद्धी यानी आधा, बिक मतलब सबसे छोटा। तो अद्धी और बिक नाम के सिक्के जो कॉपर और ब्रॉन्ज में थे, ये किसने इंट्रोड्यूस किया? फिरोज शाह तुगलक। समझ में आ रही बात? समझ गए? 200 का नोट और 2000 का नोट किसने इंट्रोड्यूस किया? मिस्टर मोदी ने। बड़े हिस्टोरिकल समझ रखते हैं जनाब। इतिहास के पन्नों पर नाम अगर दर्ज कराना है तो कुछ ऐसा काम करना है। इतिहास तय करेगा कि उसका उद्देश्य क्या था। और यहाँ तो नक्सली हो, कम्युनिस्ट हो, ये हो, वो हो, ये सब तो ये चलता रहेगा। इतिहास लिखेगा सही जजमेंट कि कौन अच्छे से काम किया, क्या नहीं किया। चलिए, तो याद रखना है। तो देखा आपने, ये अद्धी और बिक सिक्के जारी किया। पॉइंट क्लियर? चलिए अब अगले पड़ाव में इसने देखा कि कंस्ट्रक्शन वर्क को आगे बढ़ाया जाए। जैसे कोरोना में मनरेगा में कितना काम बढ़ा दिया गया,
और भी काम को आगे किया गया। नंबर्स ऑफ वर्क्स को मनरेगा के यानी एम नरेगा के भीतर लाया गया। आज का अखबार कहता है मिस्टर गडकरी जो है अब 1.5 लाख किलोमीटर सड़कें, पक्की सड़कें बनाई जाएगी, 50,000 गांव को जोड़ा जाएगा। जिस गांव की जनसंख्या 500 से नीचे है, जहां पे सड़कें नहीं बनी है पक्की, उसको अब जोड़ा जाएगा। 2027-28 तक इस काम को अंजाम दे दिया जाएगा। इसको फेज 4 कहा गया है। आज का अखबार पढ़िए, न्यूज पढ़िए, मैं तो आपको भेजता रहता हूं। तो देखा आपने, काम ज्यादा से ज्यादा लोगों को मिले, यही ख्याल से देखा जाए तो उसने कहा कि छोटे छोटे शहरों का निर्माण करते हैं। आज छोटे छोटे इंडस्ट्रियल टाउन बनाते हैं ना, क्लस्टर्स तैयार करते हैं। नोएडा में ट्वाइस सिटी बनाते हैं, कहीं पर मेट्रो सिटी बनाते हैं, कहीं सेरेमिक सिटी बनाते हैं। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट्स कर रहे हैं ना। व्हाट इज इट? बाजार डेवलप कर रहे हैं ना एग्रीकल्चर का। क्या है, आज डिजिटल है तो आप ऑनलाइन मार्केट डेवलप कर रहे हैं। ऑनलाइन मार्केट, जो डिजिटल नहीं था तो ऑफलाइन मार्केट। इन सब के लिए उसने क्या बनाया? शहर। याद रखिएगा, फिरोज शाह तुगलक ने 300 से ज्यादा शहरों का निर्माण किया, प्लान किया, डेवलप किया। मोर देन 300 सिटीज टाउन्स डेवलप्ड बाय फिरोज शाह तुगलक। मिस्टर मोदी ने 100 स्मार्ट सिटी डेवलप किया, यानी कराया जा रहा है 100 स्मार्ट सिटी। 100, इसने 300। इतिहास समझिए, कोई नया काम नहीं किया जा रहा है, बस इतिहास से सबक लेके काम किया जा रहा है। हमारे और आपके इतिहास में वो तमाम चीजें हैं, अगर अंडरस्टैंडिंग बन जाए तो क्या बात है। लेकिन हम लोग तो 5 साल में ही भूल जाते हैं। लालू प्रसाद को दोबारा जिताते हैं, राजद को दोबारा जिताते हैं, जनता दल को दोबारा जिताते हैं। जरूरत क्या है अगर अच्छा शासन नहीं करता है तो ये चीज ऐसा लगता है जैसे हम लोग ऑप्शन लेस हैं। ये चीज है, ध्यान दे। कहने का तात्पर्य यह है, इन 300 में से कुछ शहरों को जानना जरूरी है। उत्तर प्रदेश में अपने भाई जूना खां के नाम पर गोमती नदी के किनारे जौनपुर शहर का स्थापना किया। जौनपुर शहर में समय के साथ सैयद वंश के समय एक डायनेस्टी डेवलप हो जाएगी, शर्की डायनेस्टी। हुसैन शाह सरकी उसे फाउंड करेगा और समय के साथ तो सरकी वंश जौनपुर में स्थापित हुआ, शर्की सल्तनत। और उसके समय में जौनपुर में संगीत का बड़ा उत्थान हुआ। तो संगीत का बड़ा उत्थान हुआ तो याद रखिएगा, इसका नाम पड़ गया संगीत नगरी, म्यूजिक सिटी ऑफ इंडिया, जौनपुर। रिमेंबर, ईरान से जरा तुलना करें। ईरान के सेंट्रल साउथ में एक शहर है सिराज, कल भी टीवी के न्यूज में आया था। सिराज, सिराज में संगीत का बड़ा अच्छा केंद्र था, जैसे शांति निकेतन हमारा रविन्द्रनाथ टैगोर का। तो संगीत का बड़ा केंद्र था सिराज में। और हम ईरान से पूरब की दुनिया, तो जो जौनपुर है उसका नाम है सिराज ऑफ ईस्ट, पूरब का सिराज। सिराज ऑफ ईस्ट, पूरब का सिराज। सिराज ऑफ इंडिया, भारत का सिराज। तो यह है जौनपुर का नाम।
तो इस तरह से जौनपुर का नाम पड़ा। जौनपुर में सरकी वंश ने एक मस्जिद बनाया जो अटाला देवी के मंदिर को तोड़कर उसी से बनाया। तो यहां पर अटाला देवी का मंदिर है, अटाला मस्जिद है। अटाला मस्जिद की खासियत है कि इसमें कॉर्नर पे मीनारें नहीं हैं। यही खासियत है। इस्लामी वास्तुकला में मीनारें जरूर होती हैं कॉर्नर पर छत के ऊपर उठते हुए या नीचे से ही जाते हुए, पर यहां मीनारें नहीं है। यही सवाल है। तो भारत का सिराज, पूरब का सिराज, संगीत नगरी भारत का जौनपुर, सरकी वंश, अटाला मस्जिद विदाउट मीनारेट, अटाला मंदिर, दीज आर जौनपुर। बैंक ऑफ गोमती, पॉइंट क्लियर। जौनपुर को जाने दीजिए। यूपी में एक और शहर फिरोजाबाद बसाया। यू नो फिरोजाबाद, सुहाग नगरी, बैंगल्स, शीशे का उद्योग है, आगरा के पास है। इसे चूरी नगरी कहते हैं। और द चूरी, चूरी जो है बैंगल्स, दैट इज अ सिंबल ऑफ सुहाग, शादीशुदा स्त्री की। इसलिए फिरोजाबाद का नाम है ग्लास सिटी, सुहाग नगरी। चलिए, फिरोजाबाद चूरी के लिए जाना जाता है, ग्लास वर्क के लिए। नॉट ओनली बैंगल्स, ग्लास वर्क सारा। अब आइए, फिरोजपुर पंजाब में बसाया। हिसार ए फिरोजा यानी हिसार हरियाणा में बसाया। फतेहाबाद द डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा, हरियाणा में बसाया। अ नंबर ऑफ मोर देन, इससे बहुत ज्यादा 300 से ज्यादा शहरों की नींव रखी, उसका विकास किया। ये इसके खाते में डालिए। टैक्स देख लिया, करेंसी देख लिया, बुक्स देख लिए, कोर्ट हिस्टोरियन देख लिया। उसके बाद आपने देखा क्या, कंस्ट्रक्शन वर्क में ये देखा। अब कंस्ट्रक्शन वर्क में आए तो कंस्ट्रक्शन वर्क में कुछ और काम किया। लाइक दैट फिरोज शाह तुगलक ने एक फिरोज शाह कोटला नाम से कैपिटल सिटी डेवलप किया। ही डेवलप्ड ए कैपिटल सिटी नोन एज फिरोज शाह कोटला, यानी इस किले का निर्माण किया। चलिए, यहां तक आ गए, जो दिल्ली में ही है। अब इस किले का निर्माण करने के संदर्भ में इसने दो काम और किए। बगल में एक मस्जिद बनाया, काली मस्जिद, ब्लैक मसोलिन या मॉस्क्यू, काली मस्जिद इसी ने बनाया। ये ध्यान में रखिएगा। इसी ने बताया था ना, फिरोज शाह तुगलक ने कुतुब मीनार का पुनर्निर्माण तो नहीं कहेंगे, मरम्मत किया। तीसरी मंजिल थोड़ी डैमेज हुई थी अर्थक्वेक से, तो मरम्मत किया। तो ये भी बात हो गई। फिरोज शाह तुगलक का संदर्भ एक और, जो ज्वालाजी देवी मंदिर है, ज्वालाजी देवी मंदिर हिमाचल प्रदेश में, नैना देवी ज्वालाजी, उस मंदिर को लूटा। और वहां पर बहुत सारे पुस्तकालय थे, मतलब बहुत सारी पुस्तकें थी पुस्तकालय में, हजारों हजार की संख्या में। उनमें से जो उसको ठीक लगा, ऐसे लगभग 300 या 3000 पुस्तक ले लिया, बाकी को आग के हवाले कर दिया। अपने काम की चीज ले लिया, आग के हवाले कर दिया। समझ में आई बात? तो ये इसके खाते में जाता है। अब हम देखते हैं फिरोज शाह तुगलक के निर्माण कार्य में काली मस्जिद हो गया, फिरोज शाह कोटला का किला हो गया। अब क्या करता है, ध्यान देंगे। जो एंशिएंट इंडिया में पढ़ाया था और बताया था कि अशोक ने कई बड़े बड़े पिलर्स गड़वाए, नोन एज अशोकाज पिलर। तो ऐसे जो 7 पिलर्स थे, मेजर 7 पिलर्स, उसमें से 2 पिलर को अपने मूल स्थानों से उखाड़ कर दिल्ली में स्थापित किया। वन फ्रॉम मेरठ, अनदर फ्रॉम टोपकड़ा, यमुनानगर, हरियाणा। मेरठ में जो स्तंभ है उसको उखाड़ कर लाया और अपने फिरोज शाह कोटला के महल के ऊपर गाड़ दिया। अपरूटेड देन रीरूटेड ऑन द पैलेस ऑफ फिरोज शाह कोटला, दिल्ली। सेकेंड वन, अपरूटेड फ्रॉम टोपकरा या टोपरा गांव, यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट, प्रेजेंट हरियाणा, जो एक टूरिस्ट प्लेस है। और सबसे बड़ा अशोक का चक्र वहीं बना है अभी, और पिछले साल इनॉग्रेट भी हुआ है। वहां से उखाड़ करके उसे भी दिल्ली में स्थापित किया। मैं यहीं से एक चीज जोड़ूंगा जो पहले भी कहा था,
ये जो मेरठ वाला है, समय के साथ जंगल में घिर गया, कोई रहा नहीं, ये बस्तियां ऐसी हो गई, तो जंगलों से पेड़ पौधों से घिरा रहा। 1750 में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का एक सिपाही मिस्टर टिफेंथलर ने इसे देखा, टिफेंथलर ने, और उसे लगा कुछ है, दैट्स ओके, आइडेंटिफाई हो गया। अब क्या है नहीं है उसको कोई पता नहीं, पर हाँ है। 1837 में भारतीय भाषाओं का जानकार इंग्लैंड का एक व्यक्ति जेम्स प्रिंसेप, जो लॉर्ड मैकॉले के इंग्लिश मीडियम एजुकेशन का अगेंस्ट था, जेम्स प्रिंसेप ने इसे पढ़ा, उस पर जो अभिलेख लिखे थे, और कहा देवान पियदस्सी कोई और नहीं, अशोक ही है। तो ये बात किसने की, कब की, किस पिलर पे? ये वही पिलर है। सवाल आता है, तो देखा 2 पिलर ले आया, ये भी क्लियर हो गया, नहर भी बनाया, किला भी बनाया, तो ये सब आप जान गए। अब इससे आगे की बात, फिरोज शाह के लिए आगे की बात, तो जरा गौर फरमाइए, देखते हैं क्या क्या इसका है। वजीरियत का युग, इसके समय में 2-2, 3-3 वजीर होते। आज का जो तेलंगाना है, उसका एक ब्राह्मण फैमिली था, उसने इस्लाम धर्म कबूल कर लिया और उसे फिरोज शाह तुगलक ने वजीर बना दिया, जिसका नाम था खाने जहां तेलंगानी। तेलंगाना से था तो तेलंगानी, खाने जहां तेलंगानी, याद रखिएगा। वैसे फिरोज तुगलक की मां एक भट्टी राजपूत थी, जाटन कहते हैं ना, भट्टी राजपूत थे, और उससे शादी हुई थी उसके पिता की, उसे ये पैदा हुआ था। अब आइए, एक्चुअली भट्टी राजपूत जो थे राजा रनमल थी, तो राजा रनमल की ये पुत्री थी, तो रनमल राजा थे और उसकी पुत्री थी, जिससे फिरोज शाह तुगलक की शादी हुई थी, ये याद रखिएगा। मलिक ए मकबूल उर्फ खाने जहां तेलंगानी, तो मलिक ए मकबूल जो एक ब्राह्मण था तेलंगाना का, इस्लाम कबूल किया और फिरोज शाह तुगलक के यहाँ मंत्री बैठा, यानी धर्म परिवर्तन से आप बहुत आगे बढ़ सकते हैं। बिल्कुल सही। हॉलीवुड में तो, बॉलीवुड में तो ये सब चलता ही रहता है। हमारे हरियाणा के जनाब भी ने, नहीं, चंद्र मोहम्मद से चांद मोहम्मद हो गए, अनुराधा वाली फिजा हो गई, और महेश भट्ट साहब भी बहुत कुछ किए। आए दिन सब लोग करते हैं, जिसको जिसमें स्वार्थ सिद्ध लगता है वो करते हैं। अब भाई, फिरोज शाह तुगलक के समय में रेवेन्यूज बहुत हाई था, और पूरे राज्य का जो इनकम था, द टोटल इनकम ऑफ द स्टेट दैट वाज 6 करोड़ 85 लाख रुपीस। 6 करोड़ 85 लाख रुपीस, 6 करोड़ 85 लाख राजस्व की आय थी। ठीक है, तो जब इतना इनकम हो गया तो इसने बहुत सारे टैक्स माफ कर दिए। अब आइए, इसने जो इतने बाग बगीचे लगाए थे, इन बगीचों से 1200 फलों के बगीचे से 1,80,000 रुपए का एनुअल इनकम होता था, ओनली फ्रॉम ऑर्चार्ड्स, फलों के बाग से। अब फलों के बगीचे को लगाने को साइंस में क्या कहते हैं? हॉर्टिकल्चर, बागवानी, हॉर्टिकल्चर। सो हु वाज द सुल्तान ऑफ दिल्ली सल्तनत फॉन्ड ऑफ हॉर्टिकल्चर? वह सुल्तान कौन था जो हॉर्टिकल्चर का प्रेमी था? फिरोज शाह तुगलक। खालसा भूमि का मतलब यह होता है कि राज्य क्षेत्र के भीतर ऐसी जमीन जिसे चिन्हित किया गया कि इसका रेवेन्यू, इसका फसल राजा को जाएगा, डायरेक्ट सेंट्रल को जाएगा उसके पर्सनल खर्चे के लिए, फैमिली के लिए। सो दैट इज नोन एज खालसा लैंड, खालसा भूमि, जो दिल्ली से लेकर के कड़ा इलाहाबाद तक दोआब का क्षेत्र था। तो इस खालसा भूमि की जो इनकम थी 80 लाख रुपीस, 80 लाख रुपए इनकम इस खालसा भूमि से आती थी, याद रखिएगा। तो पूरे सल्तनत का इनकम 6 करोड़ 85 लाख, खालसा भूमि का इनकम 80 लाख, 1200 बगीचों से 1,80,000 एनुअल इनकम थी। ये क्वेश्चन यूपीएससी पूछेगा, नेट पीजीटी पूछेगा। छोटे मोटे एग्जाम के लिए नहीं डरना, बड़ों के लिए डरना जरूरी है। अब भाई, हमने कहा था ना, ये 5 बड़े नहर बनवाए, फिरोजाबाद, कोटला, फिरोज शाह, फतेहाबाद, आगरा, हिसार, फिरोजपुर, बदायूं, जौनपुर, इन सब में नहर बनाए। अब आइए, सतपुल है लोधी गार्डन के पास, सतपुल नाम का एक जगह ब्रिज था जो 7 लेयर्स पे थे पानी को चढ़ाने के लिए, उसका निर्माण किया, कोई इशू नहीं है।
अशोक का स्तंभ की बात हो गई, दीवान खैरात की बात मैंने कर ही दी, किताब उसने लिखा, उसने बताया ही दिया। हाँ, अब है ये जनाब गुलामों का शौकीन था, बड़ा व्यापारिक बुद्धि थी और ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार भी देना था। इस ख्याल से गौर फरमाइएगा, जब भविष्य का इतिहास पढ़िएगा तो पढ़िएगा ना, जैसे आज पढ़ते हैं ना, क्या, तो फ्रांस के राजा लुई 16 की जो वाइफ मैरी थी, उसके पास 1600 दासियां थी। दासियां मतलब गुलाम थे उसकी देख रेख के लिए। तो ऐसे ही कल भविष्य में फिर पढ़िएगा कि मुकेश अंबानी के जो महल थे 27 मंजिला, जिसका नाम अंटीला था, जो अटलांटिक महासागर के एक द्वीप के नाम पे है अंटीला, जहां पर 600 कर्मचारी थे, यानी 600 स्टाफ है उसके देखरेख के लिए, यानी नौकर है। नौकर शब्द बुरा नहीं है, किसी के लिए आप जब काम करते हैं वेतन पर तो नौकर जनरली कहलाते हैं। हम भी नौकर हैं, गवर्नमेंट जॉब, ये जॉब, गवर्नमेंट सर्वेंट सब है, ठीक है ना। तो और लोग ऐसे भी कहते हैं जमाना तो है नौकर बेबी का, तो कहने का मतलब नौकर शब्द बुरा नहीं है, सब एक दूसरे के लिए नौकरी करता है। नौकरी मतलब कार्य करना, तो कहने का मतलब है ये भी आएगा, क्योंकि तब तक गुलामों की परिभाषा नौकर के रूप में परिवर्तित हो जाएगी। ठीक है, गुलाम जैसा ही, लेकिन उसको इस तरह से देखा जाता था। ये इतिहास लिखेगा, इसलिए स्टार्टअप करिए, अपना काम करिए। अब कहेगा सर आप तो हमको गवर्नमेंट जॉब के लिए पढ़ा रहे हो और क्या बात कर रहे हैं। बेटा करिए ना, इनिशियल गवर्नमेंट जॉब करिए, पर बहुत जल्दी क्या करिएगा कि अपना स्टार्टअप करिएगा साइड बाय साइड, कुछ ऐसा सॉलिड कि आगे बढ़ने का मौका ज्यादा मिलेगा। ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारियों को जब पता चला कि नील का उत्पादन भारत में करने से बहुत ज्यादा फायदा है और इसमें फाइनेंस भी मिल रहा है, स्टार्टअप, तो बड़े बड़े कर्मचारी ईस्ट इंडिया कंपनी के त्याग पत्र दे दिए कंपनी से, और इंग्लैंड के कितने सारे लोग भारत में आकर के नील की खेती में लग गए, ठेके पे जमीन लेके। स्टार्टअप था वो उस जमाने का, इतिहास पढ़िए। अब आइए, तो यह गुलामों का शौकीन था, ही वॉज फॉन्ड ऑफ स्लेव, और इसके पास अपने प्राइवेट निजी 1,80,000 गुलाम थे। अलाउद्दीन के पास 50,000 गुलाम थे, इसके पास 1,80,000 प्राइवेट स्लेव थे। क्या करता है इतनों को? तो पहले तो इन गुलामों को संभालने के लिए एक डिपार्टमेंट बनाया, दीवान ए बंदगान। बंदा मतलब गुलाम होता है, भक्त। तो दीवान ए बंदगान यानी गुलामों का विभाग फिरोज तुगलक ने स्थापित किया। हु वॉज द फॉन्ड ऑफ स्लेव, यही था। कितने गुलाम थे? 1,80,000 गुलाम। गुलामों से क्या करवाता? फैक्ट्री चलवाता, कई सारे बिजनेस डेवलप किए थे, पर्सनल इनकम, फैक्ट्री चलवाता। ये ध्यान में रखिए। चलिए, अब है ये जो शख्स है इतने सारे कार्यों के लिए जाना गया आपके सामने, अब इसे स्टॉप कर दीजिए, क्योंकि ये जनाब अब 20 सितंबर 1388 को डेथ कर जाएगा, और उसके बाद इसका बेटा नासरुद्दीन महमूद तुगलक आएगा। जरा नासरुद्दीन महमूद तुगलक को सुनिए, इसके खाते में कोई ज्यादा सवाल नहीं है। नासरुद्दीन महमूद तुगलक के समय में जो बात हुई, पहले उसको एक टाइटल कर देते हैं। तो फिरोज तुगलक आपका समाप्त। देखा आपने, लगभग 35 मिनट्स ये अकेला लिया है। फोर्थ है आपका नासरुद्दीन महमूद तुगलक।
सुनना है जो मैंने लिखा है, सुनिए। नासरुद्दीन महमूद तुगलक फिरोज शाह तुगलक का बेटा था। पिता के मरने के बाद यह सुल्तान बना। और इसके समय के दो क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट होते हैं। एक तो इसका कार्यकाल है, और यह तुगलक का आखिरी सुल्तान है, तुगलक का। दूसरा क्वेश्चन ये कि इसके समय में सेंट्रल एशिया के उज्बेकिस्तान के शमरकंद का रहने वाला एक छोटा सा लुटेरे प्रजाति का राज्य का नेतृत्व करता तैमूर खान, जो फिजिकली पांव से लंगड़ा था, इसलिए लोग उसे या इतिहास के पन्नों में लंग भी कहते हैं। लंग, लंगड़ा, लैंग, लंग। नाम था तैमूर खान। इसी को लोग तैमूर लंग भी बोलते हैं। जैसे देखते हैं वो एक पिक्चर आई थी कोई सैफ अली खान की, उसमें वो लंगड़ा था, कुछ लंगड़ा उसका था नाम, जो भी है, जो बीरी जलैले वाली जो बात होती है, जिगर मां बड़ी आग है, तो ये चीज है। कहने का मतलब है तैमूर खान नाम है, लेकिन तैमूर लंग से वो पॉपुलर है, तो तैमूर लंग याद रखिएगा। ऐसी एक राजा था हमारा संगम काल में, प्राचीन भारत में, चोलों में, संगम काल में, जिसका चोल राजा का नाम था क्या? करैकाल। करैकाल, करे मतलब पांव, और ठीक है ना, सॉरी, करे मतलब जला हुआ, और काल मतलब पांव। काई मतलब हाथ होता है, काल का मतलब पांव होता है। करैकाल, जिसके पांव जले हुए हों, तो ये होता है। ठीक है। कुणिक, जो काले रंग का हो, ये हमारे कुणिक अज्ञात शत्रु का नाम है। तो दिस इज द रियलिटी, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। तो तैमूर खां यानी तैमूर लंग ने भारत पर आक्रमण किया, और भारत पर उस टाइम में जो ये दिल्ली सल्तनत का सुल्तान था वो था। तो 1398 में तैमूर लंग ने दिल्ली पर आक्रमण किया, लूट मचाई, और लूटते हुए मेरठ को भी लूटा, मथुरा को भी लूटा, और ये सब एरिया को लूटते हुए बैक हो गया। धन प्राप्ति की लालसा थी, लूटपाट किया, चला गया। तो 1398, 1398 तैमूर खान का आक्रमण, तैमूर लंग का आक्रमण दिल्ली पर हुआ, और ये जनाब जो थे भाग निकले गुजरात की ओर, और जब ये चला गया तो बैक होकर के गद्दी पर आ गए। पर इनकी सत्ता बिखर गई, और सत्ता बिखर गई तो बहुत कम समय के लिए, देखते हैं हम कि ये बहुत कम जगह के लिए हो गए। तो लोग मजाक से कहते हैं, हिस्टोरियन ने भी लिखा है कि क्या जगत के शासक का साम्राज्य दिल्ली से पालम तक है। पालम, यू नो, आईजीआई एयरपोर्ट दिल्ली से पालम तक है। तो याद रखिए, दिल्ली और पालम दिल्ली के ही दो क्षेत्र है, करीब 10 किलोमीटर का डिफरेंस है। तो दिल्ली से पालम तक है, दैट इज ए क्वेश्चन। किसका शासन दिल्ली से पालम तक सिमट गया? किसके लिए कहा गया है कि जगत के स्वामी का साम्राज्य दिल्ली से पालम तक है? तो ये इसके लिए कमेंट किया जाता था। उसके बाद ये डेथ कर गया। उसके बाद सैयद वंश आएगा। तो ये याद रखिएगा, सैयद वंश कैसे आएगा वो भी बात करेंगे। पर आप 3-4 मिनट का एक मेंटल ब्रेक ले लीजिए, थोड़ा 20 मिनट के लिए। जो सुने हैं उसको चिंतन शैली में लाइए। 5 मिनट का ब्रेक, ठीक है।
वेल बेटा, कम बैक। अब हम लोग पढ़ेंगे सैयद वंश। अब हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो है आपका सैयद वंश। और सैयद वंश के तहत पढ़ेंगे, जैसे मैंने कहा कि 1414 से 1451 तक जो है सैयद वंश रहा, लगभग देखा जाए तो 37 वर्ष के आसपास। इसमें कौन कौन सा था उसके ऊपर बात करेंगे। तो इसमें एक है आपका सैयद वंश का जो है खिजर खां सैयद। इसका क्या है घटना, तो ध्यान दें। सैयद वंश में देखते हैं कि 4-5 शासक हुए। सैयद वंश का जो फाउंडर है वो आपका एक सवाल पूछेगा। सैयद वंश का समय एक, क्रम से चौथा, और सैयद वंश का जो फाउंडर है वो है कौन, आपका खिजर खान सैयद, जो 1414 से 1421 तक शासन किया। इसके लिए आप क्या सवाल करेंगे, खिजर खान सैयद फाउंडर ऑफ सैयद डायनेस्टी। ये एक अच्छा क्वेश्चन है। इसने जो है एक मिनट, इसने एक टाइटल रखा अपना रैयत ए आला। एक्चुअली इसने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की, और सेवकों में प्रथम रैयत ए आला, आला मतलब प्रथम, बढ़िया, सबसे ऊपर, तो रैयत ए आला लिया। तैमूर जो था, तैमूर लंग, उसका जो चतुर्थ पुत्र था शाहरुख, उसके अधीन ये शासन कर रहा था। तो इसका टाइटल जो है ठीक है, तो ये ध्यान में रखेंगे। खिजर खान सैयद 1414 से 1421, और इसके संदर्भ में देखना है कि इसका टाइटल क्या था। तो रैयत ए आला ये टाइटल था। इसका मतलब है सेवकों में प्रथम। सुल्तान की उपाधि धारण नहीं किया, ये ध्यान में रखना है, ठीक है। He represent Shahrukh, who is fourth son of तैमूर लंग या खान। ये याद रखना, ठीक है। तो ध्यान में रखना है, he represent शाहरुख who is fourth son of तैमूर लंग या तैमूर खान। यानी देखा आपने, तैमूर लंग तो लूट करके गया, लेकिन इतना कमजोर कर दिया मेंटली कि इसके बाद एक नई डायनेस्टी आने के बावजूद भी उसको इतनी हिम्मत नहीं है कि अपने को सुल्तान घोषित करे। वो रैयत ए आला,
यानी उनके सेवकों में मैं एक प्रधान सेवक, और वो अपने को क्या कहा कि आई एम रिप्रेजेंटिंग द तैमूर्स फोर्थ सन शाहरुख, तो मैं शाहरुख का प्रतिनिधि हूं भारत में। हालात देख सकते हैं आप, तो ये चीज है। अब अगले पॉइंट पर आइए, तो तैमूर का जो है देखा जो आपने, ये चीज है। दूसरा चीज है यहाँ पर कि तैमूर के चतुर्थ पुत्र के रूप में किया। उसके बाद आया मुबारक शाह जो 21 से 34 तक शासन करेगा। उसके बाद है नंबर 2 पे मुबारक शाह, जो 1421 से 1434 तक शासन करेगा। इसके खाते में क्या आएगा, तो इसमें याद रखिएगा इसकी हत्या कर दी गई, इसलिए इसके लिए कोई इंपॉर्टेंस नहीं। मोहम्मद शाह ये 34 से 45 आएगा। तीसरा मोहम्मद शाह, ये जो है आपका 1434 से 1445 तक शासन करेगा, ये ध्यान में रखना है। ठीक है, मोहम्मद शाह 1434 से 1445 ये शासन करेगा। इसके समय में क्या है, बहलोल लोधी, जो लोधी वंश का फाउंडर होगा, बहलोल लोधी इसका एक अमीर है। लाहौर और सरहिंद का जो है वो गवर्नर है, और उसकी उपाधि जो ही है, यानी बहलोल लोधी लाहौर और सरहिंद का उपाधि दी, और उसे बोला करता था बेटा। तो याद रखिएगा अपने बेटे के तौर पर उसको देखता था। कौन, मोहम्मद शाह किसको, बहलोल लोधी को बेटा कह के पुकारता था, ये याद रखिएगा। ठीक है, तो एक पॉइंट ये हो गया। मोहम्मद शाह जो है यह अपने अमीर बहलोल लोधी को बेटा कहता, और लाहौर तथा सरहिंद का गवर्नर बनाया। ठीक है, लाहौर और सरहिंद का, सरहिंद का मतलब बेटा पंजाब, पंजाब का वह पार्ट जो 5 नदियों वाला क्षेत्र है उसको सरहिंद, सर मतलब नदियां, सरोवर, जल, सरहिंद, तो ये कहा जाता है। तो ये याद रखिएगा, इसके खाते में ये आ गया। ठीक है, और उसके बाद अलाउद्दीन आलम शाह होगा जो 45 से 51 के आसपास होगा, अलाउद्दीन आलम शाह। तो हम चौथे पे बात करें, जो चौथा है अलाउद्दीन आलम शाह। और अलाउद्दीन आलम शाह जो है उसका संदर्भ देखें हम, तो 1445 से 1450-51 दिखाया जाता है। ठीक है, तो आप इसको 51 देखिए, कोई हर्ज नहीं। अब इसके समय में देखते हैं क्या संदर्भ आता है, तो ध्यान में रखना है इसके संदर्भ में क्या होगा वो देखिए। ये नीच प्रकृति का था और बहलोल को सत्ता देके बदायूं में जाके रहने लगा। ठीक है ना, नीच प्रकृति का शासक, सत्ता यानी पावर ऑफ अटॉर्नी, ठीक है, बहलोल लोधी को सौंप कर खुद बदायूं में, यूपी में है, मैं अय्यासी करता रहा। तो कहने का मतलब है अलाउद्दीन आलम शाह जो है वह
आखिरी शासक था चौथा, नीच प्रकृति का था, लो कैरेक्टर, डाउन कैरेक्टर का था। सारे पावर ऑफ अटर्नी झंझट का काम बहलोल को दे दिया कि अपना लो चलाओ उलाओ, और अपने एंजॉय करने के लिए चला गया। कहा, बदायूं में। अगर इसकी तुलना करें तो एक तुलना है, हालांकि कहना नहीं चाहिए पर रहा नहीं जाता। ऐसे ही पैरामाउंट के एक मालिक हुए, नाम नहीं बताऊंगा, आप सबको मालूम है, मैं पुरुषवाचक की बात कर रहा हूं, मालिक हुए, और उन्होंने अपनी सारी सत्ता एक व्यक्ति विशेष, ठीक है, मिस्टर को सौंप दिए, जो उनके यहाँ कभी प्यून के रूप में काम करते थे। समय के साथ उनके विश्वासी हुए और उनके अच्छे मित्र कहिए, हम सफ़र हुए, हमराज हुए, जो भी बने, संकट पे काम दिए नहीं दिए वो उनका अपना प्रश्न विषय है, लेकिन उसको सत्ता सौंप दिया। यानी फिर एक अलाउद्दीन आलम शाह ने एक बहलोल लोधी को सत्ता सौंप दिया और खुद गुड़गावा रहने चले गए और अय्यासी जीवन जीने लगे, जिसका नतीजा है, संदर्भ आपके सामने में है, जो बहुत लोग जानकार हैं वो जान गए होंगे, ठीक है। और इस तरह से समय के साथ सत्ता बर्बाद होती चली गई। समझ आई बात? तो ये रियलिटी है, ये सदियों से घटता आया है। हमने तो एक छोटा एग्जाम्पल दिया है, बड़े एग्जाम्पल भी हैं, ठीक है ना, बड़े एग्जाम्पल भी हैं। कांग्रेस पार्टी को ही देख लीजिए, और भी देख लीजिए, बहुत सारे हैं। चलिए, तो इस तरह से सैयद वद खसम लोधी की बात करें, लोधी वंश। सैयद छोटा था, मैंने पहले ही कहा था, छोटा है ये। जो फिफ्थ डायनेस्टी है, ठीक है, इसको कहते हैं हम लोग लोधी डायनेस्टी या फर्स्ट अफगान डायनेस्टी, ठीक है। इसको पठान वंश भी कह देते हैं लोग, या पठान किंगडम राज भी कह देते हैं। टाइमिंग जो है 1451 से 1526, 21 अप्रैल, ठीक है। ये लोधी अफगानिस्तान से रिलेट करते थे, इसलिए अफगान डायनेस्टी कहते हैं। यही पांचों में चार हुए तुर्क, ये अफगान हुए, और इनको फर्स्ट इसलिए कहते हैं क्योंकि सेकेंड अफगान डायनेस्टी सूर डायनेस्टी, सूर वंश कहलाएगा। जो शेरशाह सूरी आएगा ना, वो सेकेंड कहलाएगा। ये लोग पठान कहलाए तो इसलिए पठान कह देते हैं, लेकिन ये उपयुक्त नहीं है कहना, लेकिन कहीं अगर आ जाए तो। टाइम इसका सामने में है। सुल्तान जो हुए, इसमें 3 सुल्तान हुआ। पहला बहलोल लोधी 1451 से 1489, लगभग 39 ईयर्स। मैंने बताया ही था, लॉन्गेस्ट रूलिंग। दूसरे जो हुए सिकंदर लोधी हुए 1489 से 1517। तीसरा जो है इब्राहिम लोधी 1517 से 1526, बताया ये 21 अप्रैल। और यही लास्ट है, यही लास्ट। तो ध्यान रहे, मैंने जो बात कही वो ये कि लोधी वंश में 3 सुल्तान हुए, बहलोल, सिकंदर, इब्राहिम, बाप बेटा पोता, फादर सन ग्रैंडसन, फादर सन ग्रैंडसन। लोधी में आप सबसे पहले हम बात करें बहलोल लोधी की, तो बहलोल लोधी के बारे में बात की जाए। बहलोल लोधी के लिए सबसे पहले समझिए
ये शख्स जो है, पूरा लोधी सल्तनत की हम बात अगर करें तो लोधी सल्तनत के लिए क्या क्या होता है। लोधी सल्तनत का समय पतना अवस्था है, द फेज ऑफ डिक्लाइन। लोधी वंश का समय पतन की अवस्था माना जाता है, दिल्ली सल्तनत की डिक्लाइन फेज माना जाता है। इसके बाद पतन की प्रक्रिया कंटिन्यू शुरू हो गई। फिर अगला पॉइंट, लोधियों का जो शासन था वो कबीलाई समाज पर आधारित था, यानी जो किंग है, सुल्तान है, बिल्कुल सॉवरेन नहीं है। यानी कहीं ना कहीं उसकी सॉवरेनिटी उसके अमीरों के बीच से निकल कर आती है। जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज सॉवरेन, बट देर आर द अल्टीमेट सॉवरेनिटी इन हैंड ऑफ द पीपल्स ऑफ इंडिया अकॉर्डिंग टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन। भारत में अंतिम संप्रभुता भारत के नागरिकों में निवास करती है। वी द पीपल ऑफ इंडिया, द प्रियम्बल लैंग्वेज ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन, दो सेम। तो यहां पर है, सुल्तान अकेला कुछ नहीं कर सकता, उनके जो अमीर हैं, जो रूलर क्लास हैं, जो कबीलों के बड़े बड़े सरदार हैं, उनसे राय लेके ही काम किया जाएगा। तो याद रखिएगा, यहां पर सोवेर्निटी अल्टीमेट नहीं थी सुल्तान के पास। अपने व्यापार, अपने जो कबीले थे उनके साथ था, अमीरों के साथ था। इसीलिए ये अपने आप को देखा जाए तो जब भी बैठता अपने अमीरों के साथ, रूलर क्लास के साथ, तो अपनी पगड़ी उतार देता। पगड़ी जो राजा की थी, सिंहासन का ताज, वो उतार के रख देता। वो अलग चीज है, हम लोग एक हैं। और सिंहासन आरूढ़ नहीं होता, सिंहासन पर नहीं बैठता। ऑन द कारपेट विद द सिमिलैरिटीज विद द अमीर्स, अमीरों के जैसे ही कारपेट पे, दरी पे साथ बैठता। टू शो द यूनिटी, द शो द इक्वालिटी। आज भी अफगानिस्तान में हामिद करजई हो या और जो नए जो आए हैं, उनकी हुकूमत नहीं चलती। जब भी कोई ऐसा मसला आता है, उस मसले को हल करने के लिए वहां की पार्लियामेंट जो है वह भी ये मसले को लेके जाती है। 200 कबीलों के सरदारों से बनी एक अस्थाई संगठन है अफगानिस्तान में, जिसका नाम है लोया जिरगा। कल के भी हमने, याद रखिएगा, कल भी हमने डाला है आपको, उसमें लोया जिरगा है। इंग्लिश वाले न्यूज़पेपर को पढ़िएगा, तीसरे या चौथे कॉलम पर आ जाएगा लोया जिरगा। क्या होता है पढ़िए उसको, यूपीएससी पूछ चुका है। तो लोया जिरगा अफगानिस्तान के आदिवासी कबीलों के सरदारों से बनी एक संगठन है, जो वहां के पार्लियामेंट के ऊपर भी बड़ी हुकूमत रखती है। एक तरह से देखा जाए, वो जो कहेगी वही मान्य होगा। तो अभी उसी पर एक डिसीजन हुआ था कैदियों को लेकर के, आतंकवादियों को कितना छोड़ा जाए, क्या किया जाए, ये चीजें। तो लोया जिरगा वही बोली, छोड़ना है तो छोड़िए आप टेररिस्ट को, कोई दिक्कत नहीं है, पर ये टेररिस्ट दोबारा हथियार ना उठाए, ये चीजें। तो लोया जिरगा, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो वही तो अफगानी ये हैं, कहां बदले। तात्पर्य ये हुआ कि ये अफगानी जो थे, बहलोल लोधी फाउंडर है, लॉन्गेस्ट रिमेनिंग सुल्तान है, कालीन पर साथ बैठता था, जब अपने अमीरों के साथ होता पगड़ी उतार के रख देता था, ये याद रखना है। और बड़ा हम्बल था, और लोधी के समय से ही पतन का शुरुआत माना जाता है। कबीलाई अंदाज पे शासन चलता था, और इतनी ज्यादा भ्रष्टाचार घुसखोरी हो गई कि सरकारी नौकरी पाना है, घुड़सवार बनना है, सिपाही, तो घूस बड़ा लेता था अधिकारी लोग, और ये रोक नहीं पाया। इसके पास कोई शिकायत आती तो कहता था ये पैसा ले लो, मैं ही देता हूं, घूस दे के नौकरी ले लो, यही कहता है ले जाओ। ये हालात हो गए थे। अब आइए, तो बहलोल लोधी पगड़ी उतार कर रख देता, और ग्वालियर से लौटते हुए, ग्वालियर से लौट रहा था तो मृत्यु हो गई। सो दीज आर द सम इंपॉर्टेंट रोल ऑफ बहलोल। बट वन थिंग मोर, ही ऑल्सो इंट्रोड्यूस ए क्वाइंस नोन एज बहलोली। बहलोली नाम का एक छोटे मूल्य का सिक्का इसने इंट्रोड्यूस किया अपने नाम से, बहलोली सिक्का, बहलोल बहलोली सिक्का करेंसी। चलिए, नाउ वी हैव टू बी टॉक अबाउट द सिकंदर लोधी। अब सिकंदर लोधी इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में कई क्वेश्चंस हैं। बहलोल क्लियर, सिकंदर पे बात करें, सुनना है गौर से। सिकंदर लोधी पर्सनली लेते हैं, समय तो आपको मालूम है, सिकंदर लोधी 1489 से 1517,
सिकंदर लोधी पर्सनली देखते हैं क्या? सिकंदर लोधी के समय में हमारे हैं क्या? संत कबीर। कहाँ है? संत कबीर है। तो संत कबीर को सिकंदर लोधी का समकालीन काउंट मतलब कंटेम्पररी माना जाता है, और ये बार बार आएगा कि संत कबीर किस सुल्तान के समकालीन थे? सिकंदर लोधी। एकदम गांठ बांध लीजिए। चलिए साढ़े, हम जानते हैं गुरु नानक भी समकालीन है, वो भी है, कोई इश्यू नहीं है। उधर विजयनगर का राजा राजा कृष्णदेव राय भी सिकंदर का समकालीन है, लेकिन सवाल नहीं पूछेगा। अब कबीर के लिए पूछता है। अब सिकंदर लोधी व्यक्तिगत रूप से मुसलमान होते हुए भी शराब का शौकीन था, शराब खूब पीता था, जबकि इस्लाम में शराब वर्जित है, नापाक है, ठीक है ना, हराम है, पर वो पीता था क्योंकि आराम है। तीसरा, ये शख्स मुल्लाओं की तरह, अन्य मुस्लिम रूलर की तरह दाढ़ियां नहीं रखता, क्लीन सेव्ड करता है, जिलेट से क्लीन सेव्ड रखता था। ये भी पूछा हुआ सवाल है तभी बता रहा हूं। तो दाढ़ी नहीं रखता, मूछ नहीं रखता, क्लीन सेव रहता, शराब पीता, और ये जो शख्स है कवि है। ही वॉज पोएट एट उर्दू लैंग्वेज, उर्दू भाषा का कवि है, और कई कविताएं लिखा, और कई कविताओं को मिला के एक बुकलेट तैयार किया, यानी कलेक्शन ऑफ पोएट्री, कविताओं का संग्रह, और उसका नाम रखा क्या? गुलरुखी। सिकंदर लोधी एक कवि था, उर्दू का कवि था, कई कविताएं लिखा। ऐसी उन्होंने कविताओं का संग्रह एक पुस्तक लिखी जिसमें कई कविताएं हैं। उस कविताओं के संग्रह पुस्तिका का नाम गुलरुखी है, क्योंकि एक कवि के तौर पर सिकंदर लोधी का नाम गुलरुख था। एक कवि के तौर पर, एज ए पोएट, द नेम ऑफ सिकंदर लोधी वॉज गुलरुख, सो हिज कलेक्शन ऑफ पोएट्री इज कंसीडर एज अ हेडिंग गुलरुखी। क्वेश्चन जाने दीजिए। यह जो शख्स है, जमीन की पैमाइश के लिए, मेजरमेंट ऑफ द एग्रीकल्चर लैंड के लिए एक इंस्ट्रूमेंट, एक यंत्र, एक मेजरमेंट स्केल बनाया, जिसका नाम अपने नाम पर रखा, गज ए सिकंदरी। सिकंदर नाम था, गज ए सिकंदरी। गज मतलब एक यूनिट। You know, 39 inches is equal to 1 gaj. Today is also in use. Meter 40 inch. गज 39 इंच। ठीक है ना, तो याद रखिएगा। तो 39 इंच का गज बनाया, जो आज भी है। आज भी सारी प्रॉपर्टीज उत्तर भारत में गज के अकॉर्डिंग बिकती है, मीटर के अकॉर्डिंग नहीं। तो ये पॉइंट क्लियर हो गया, ध्यान में रखिए। अब अगले पॉइंट पर आ जाइए, क्योंकि जो पुराना डाटा सब है लैंड का, मेजरमेंट का, वो गज के हिसाब से है, तो वही चला जा रहा है ट्रेडिशनली, ये चीज है। चलिए अब आगे बात करें। तो गज ए सिकंदरी का निर्माण किया, ठीक है। अब आइए, कवि लिखा शराब पीता था। इसने तमाम नदी किनारे, गंगा यमुना जैसे नदी किनारे तीर्थ स्थलों पर जब गैर मुस्लिम अपने तीर्थ के लिए आते थे, तो उन्हें सुविधाएं मिले, उसको ख्याल में लेकर के जो एक्स्ट्रा उन्हें खर्च करना पड़ता, इसने सोचा कि क्यों ना ये एक टैक्स उसी से वसूल कर लिया जाए जो तीर्थ यात्रा के लिए आते हैं। तो यही वो शख्स है जिसने तीर्थ यात्रा कर लगा दिया। ही इम्पोज्ड पिलग्रिमेज टैक्स ऑन टूरिस्ट प्लेस, रिलीजियस टूरिस्ट प्लेस, ऑन नॉन मुस्लिम्स। तो तीर्थ यात्रा कर किसने लगाया? इसी ने। तीर्थ यात्रा कर भारत में हटाया कौन? अकबर, 1563 में। पॉइंट क्लियर? तीर्थ यात्रा, इसने उन तीर्थ स्थलों पर हिंदुओं के जो एक रीति रिवाज होते हैं कि नदी किनारे मुंडन करवाते हैं, बाल बाल काट के मुंडन करवाते हैं, उस पर नाइयों पर प्रतिबंध लगा दिया, बार्बर पे, नाइयों पर, कि तुम ऐसा नहीं मुंडन करोगे, बाल नहीं काटोगे, क्योंकि ये सब गंदगी लोग गंगा में बहा देते थे। तो नदी की सफाई के ख्याल से ये काम किया, जिसको हम धर्म के तौर पे देखना शुरू कर दिया। आज भी मेट्रो में नो स्पिटिंग, 200 रुपीज फाइन, नो स्पिटिंग इन गंगा, 1000 रुपीज फाइन, एंड सम प्लेसेस मोर। और जहां है वहां कंट्रोल है, और जहां नहीं है
लगाते रहते हैं हिसाब किताब, खिड़की गादा, दीवाल उवाल, अजीब अजीब दशाएं, सारे ऑफिस के जो सीढ़ियां हैं उसके किनारे गमले जो हैं लाल मिट्टी बनी हुई है। तो ये है, समझ में आई बात? तो ये काम किया। तो याद रखना है, नाइयों पर प्रतिबंध, मुंडन करने पर लगा दिया, तीर्थ यात्रा टैक्स लगा दिया। और सुनिए, अब उसे लगा एक सेकंड कैपिटल बसाया जाए। इस ख्याल से उसने नाव से अपना सफर तैयार किया और चला दिल्ली से। जाते जाते एक खास जगह पर आया और उसे लगा कि इट इज ए गुड प्लेस फॉर द सेकंड कैपिटल। और उसने कहा आगड़ा। आगढ़ा यानी हाँ, पहुंच गए, वो जगह मिल गया। आगड़ा, दैट्स कॉल्ड आगरा। तो 1504 में सिकंदर लोधी ने आगरा शहर की यमुना किनारे नींव रखी और डेवलप्ड एज ए सेकंड कैपिटल ऑफ दिल्ली सल्तनत। तो दिल्ली सल्तनत का सेकंड कैपिटल 1504 में आगरा को बनाया, आगरा को शहर के रूप में स्थापित किया और उसे कैपिटल डिक्लेयर किया। समझ में आई बात? तो आगरा शहर किसने बसाया? सिकंदर लोधी ने। कब बसाया? 1504 में। सेकंड कैपिटल क्या था दिल्ली सल्तनत का? आगरा। किसने सेकंड कैपिटल बनाया? सिकंदर लोधी ने। तो ये चीज है आगरा। पॉइंट क्लियर? तो ये है आपका, यहां पे जो यमुना नदी है चांद का आकार लेती है, हाफ ऐसे सर्कल बना लेती है चांद का आकार। तो ये उसको सही लगा, ठीक लगा। तो याद रखिए, तो अब दिल्ली और आगरा दो कैपिटल हो गए। 1504 में ही इधर बाबर काबुल पर कब्जा कर लिया। बाबर ने 1504 में काबुल पर कब्जा किया। काबुल यानी कपीशा। कपीशा यानी मालूम है ना क्या? किसने स्थापित किया था कपीशा को? सिकंदर ने, अलेक्जेंडर द ग्रेट ने। चलिए यहां तक आप समझ गए बेटा। तो सिकंदर लोधी का दीज आर द सम इंपॉर्टेंट सेगमेंट्स। अब उसके बाद आइए, तो सिकंदर हो ही गया। अब सिकंदर के बारे में कोई खास तो है नहीं, लेकिन अगर सिकंदर के समय में देखें तो किसी भी आदमी को कोई राजकीय आदेश दिया जाता, फरमान, स्टेट ऑर्डर, फरमान, राजकीय आदेश दिया जाता, चाहे तुम यहाँ का गवर्नर बन गए, तुमको ये डिपार्टमेंट मिल गया, तुमको रेवेन्यू दे दिया, तुम्हारा टाइटल दे दिया, तो उसे राजधानी आनी पड़ती। और राजधानी में महल से 6 किलोमीटर दूर एक आइडेंटिफिकेशन होगा, वहां पर ये जो ऑर्डर्स के पेपर होते थे वो सिर पर रखना पड़ता और तब आता था। जैसे ये ना, जैसे सबरीमला जाते हैं, वैष्णो देवी जाते हैं, तीर्थ करते हैं तो सिर पे कुछ चीजें रखते हैं या कंधे पर, यानी दिस इज ए वे ऑफ बर्डन, अकाउंटेबिलिटी, योर बर्डन, योर अकाउंटेबिलिटी। तो उसको लेकर कैट वॉक करते हुए उसे आना पड़ता था, कहने का मतलब दरबार में। तो ये सिकंदर लोधी काम करता। इतना ही नहीं, दरबार में जो आएगा तो उसको अपना हाथ कैंची की तरह ऐसे रखना पड़ता था, ऐसे, द एटीट्यूड टू शो सरेंडर बिफोर सुल्तान। तो याद रखिएगा, तो हाथ को कैंची की तरह रखना पड़ता था। अब आइए, बोधन नाम का एक व्यक्ति था, हिंदू, एक हिंदू नाम बोधन था। उसने ये कहा, जितना सच्चा इस्लाम धर्म है उतना ही सच्चा हिंदू धर्म है। इस बात पर उखड़ गया सिकंदर लोधी और उसे फांसी पर चढ़ा दिया। यह सवाल आता है, तो सिकंदर लोधी ने किसे फांसी पर चढ़ाया? बोधन को। क्यों चढ़ाया? क्योंकि उसने कहा था कि जितना सच्चा इस्लाम उतना ही सच्चा हिंदू धर्म है। ये इतिहास से सीखना है। अब आइए, अब इब्राहिम लोधी की बात करें। द फाइनल वन इज इब्राहिम लोधी। इब्राहिम लोधी 1517 से लेकर के 1526 है। ये सिकंदर लोधी का बेटा है इब्राहिम लोधी। फाइनली आप सबको मालूम है, इब्राहिम लोधी 21 अप्रैल 1526 को, याद रखिए 1526 को पानीपत के मैदान में फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, पानीपत का पहला युद्ध लड़ते हुए मारा गया। और इस तरह से जहरुद्दीन बाबर ने इब्राहिम लोधी को पानीपत के प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 को पराजित करके मार दिया और आगरा को कैप्चर करके
मुगल साम्राज्य की स्थापना करते हुए 21 अप्रैल 1526 को मुगल साम्राज्य की स्थापना किया, आगरा को राजधानी घोषित किया। और इस तरह से इब्राहिम लोधी के हार और मृत्यु के साथ ये लोधी नहीं, दिल्ली सल्तनत की तारीख खत्म, इतिहास खत्म हो गया। याद रखिए, इब्राहिम लोधी 50,000 फौज के साथ लड़ रहा था, नो डाउट, पर हार गया, मारा गया तो पानीपत के युद्ध से। तो 21 अप्रैल को इसका कांड खत्म। तो पानीपत का पहला युद्ध किसके बीच हुआ? दिल्ली सल्तनत के लोधी वंश का आखिरी शासक इब्राहिम लोधी वर्सेस बाबर। बाबर के पास 12,000 फौज थी, उसमें से 6,000 को रिजर्व रखा था और 6,000 को मैदान में उतारा, जो इसके 50,000 की फौज पर भारी पड़ा। एक्चुअली बाबर 1504 में ऑलरेडी पहुंचा हुआ है, सिकंदर लोधी के समय में वो काबुल है। और इब्राहिम लोधी का जो चचेरा भाई है, ध्यान दीजिएगा, चचेरा भाई इब्राहिम लोधी का, वो लाहौर का गवर्नर है, दौलत खां लोधी। दौलत खां लोधी ने अपने बेटे दिलावर को काबुल भेजा बाबर को कहने के लिए कि तुम दिल्ली पर आक्रमण करो, अपना धन मन लूटो, जाओ, हम तुम्हारी मदद कर देंगे, ताकि इब्राहिम बर्बाद हो और उसके बाद सत्ता पे हम आ जाए। ये दौलत खां लोधी की चाल थी। तो दौलत खां के अंदाज को समझ गया बाबर। कहते हैं कि चित्तौड़गढ़ का राजा राणा संग्राम सिंह भी कह रहा था और मैसेज भेजा था कि इफ यू वांट टू बी देन कम, आई विल सपोर्ट यू, बट यू हैव टू बी बैक फ्रॉम द दिल्ली इंडिया विद इन द 6 month। क्योंकि 2-4 महीना तो लगता है लूटने में, और चले जाओगे, ताकि उसके बाद ये मुस्लिम सभ्यता या मुस्लिम जो रूलर्स थे वो कमजोर पड़ जाएंगे और हम हिंदू शाही राज, या यूं कहिए कि फिर से एक राज कायम कर लेंगे। इधर जो इब्राहिम लोधी के दामाद बाबू थे पटना के आसपास के क्षेत्र के, वो चाह रहे थे कि हम सत्ता पर आ जाए। तो इब्राहिम कमजोर था, 3 तरफ से लोग सोच रहे थे। बाबर को यह समझ में आ गया कि भैया इसको जीतना ही क्या है, सत्ता ही स्थापित कर देते हैं। तो यह हाल हुआ। अब समझ में आ गई बात। तो इस तरह से बाबर सत्ता में आ गया। तो कुल मिलाकर के ये जो हम समझ पैदा किए वो आप समझ गए होंगे, और इस तरह से हम लोधी वंश को समाप्त करते ही पूरे दिल्ली सल्तनत के चैप्टर को क्लोज कर दिया। अब ये तीनों सुल्तानों का, बाप बेटा पोता का, जो समाधि है, कब्र है, मकबरा है, वो लोधी गार्डन दिल्ली में है। लोधी गार्डन दिल्ली में तीनों का मकबरा एक ही जगह पे है, ये याद रखिएगा। तो ऑल 3 लोधीज सुल्तान्स टॉम एट लोधी गार्डन दिल्ली। और इन दैट रिगार्ड्स आई एम गोइंग टू बी एंड दिल्ली सल्तनत। ठीक है, खत्म हो गया। एंड वन थिंग मोर, कल हम थोड़ा सा उड़ीसा, थोड़ा सा जम्मू कश्मीर, थोड़ी सी किताबें, थोड़े से शहर पुराने का नाम करके इसको आधे घंटे का होगा या पौन घंटे का खत्म करेंगे। ठीक है, और मुगल को इंट्रोड्यूस करके छोड़ देंगे। ठीक है, तो ये याद रखिए, मुगल जब पूरा हो जाएगा तब भक्ति आंदोलन, सूफी आंदोलन पे आ जाएंगे। तो कल जो है मुगल स्टार्ट हो जाएगा, बाबर हो जाना चाहिए, मुगल का पूरा बैकग्राउंड हो जाएगा। ठीक है, तो आज यहीं समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी जनों का। ठीक है, थैंक यू वेरी मच एवरीवन।